हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। स्टेट एटलस के हमारे इस प्रोग्राम में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें राज्यवार हम लोग अध्ययन करते हैं मानचित्रों के माध्यम से। तो इसी क्रम में आज मैं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी आप सभी के साथ मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनसे संबंधित मध्य प्रदेश में जो भी ज़िले हैं, जो भी वहाँ के वन क्षेत्र हैं या जो भी वहाँ पे कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं या ऐसी कोई भी विषय सामग्री जिसके ऊपर परीक्षा में कोई सवाल बनाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली खबर क्या है और उससे संबंधित क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो खबर यह है कि सोमवती अमावस्या पर जटाशंकर धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। यहाँ पर बात हो रही है जटाशंकर धाम की। तो इससे संबंधित प्रश्न ये है कि जटाशंकर धाम के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे यह पूछ रहा है कि कुछ कथन दिए हुए हैं और इन कथनों में से सही कथन कौन है आपको बताना है। तो हमारा पहला कथन है, इसे विंध्याचल के केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन है, यह छतरपुर की बिजावर तहसील में स्थित है। हमारा तीसरा कथन है, इस मंदिर में 4 जलकुंड हैं। जो चौथा कथन है, यह राज्य के टीकमगढ़ जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तो ये 4 कथन हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जटाशंकर जो धाम है राज्य के किस जिले में स्थित है और किस तहसील में स्थित है। तो मानचित्र के माध्यम से अगर हम देखें तो जो ये धाम है ये राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। अगर छतरपुर जिले के मानचित्र को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी तहसीलें स्थित हैं यह हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। तो छतरपुर ये जिला रहा और छतरपुर जिले के ही बिजावर तहसील में जटाशंकर धाम स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प दिया हुआ है कि विंध्याचल के केदारनाथ के रूप में, इसे विंध्याचल के केदारनाथ के रूप में नहीं बल्कि बुंदेलखंड के केदारनाथ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो जिला है छतरपुर वह बुंदेलखंड के पठार में स्थित है, ना कि विंध्याचल में। अगर हम राज्य के मैप को देखते हैं, फिजिकल मैप को, तो इसमें हमें समझ में आता है कि ये वाला जो पोर्शन है मध्य पश्चिमी भाग जो राज्य का है वह मालवा का पठार कहलाता है। इस वाले पोर्शन को पूरा जो है हम बुंदेलखंड का पठार कहते हैं और इसके जो दक्षिण में है ये रीवा पन्ना का पठार है। तो इस तरह से इसकी स्थिति यहाँ पर है। तो अतः यह जो है विंध्याचल का पठार न केदारनाथ न कहला करके बुंदेलखंड का केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पहला कथन है विंध्याचल यहाँ पे गलत है। दूसरा है छतरपुर की बिजावर तहसील में, जैसा कि हमने मानचित्रों के माध्यम से देखा, यह बिल्कुल सही है। और इस धाम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 4 जलकुंड ना होकर के 3 जलकुंड हैं और यह टीकमगढ़ जिले में स्थित नहीं है। लेकिन यह बात सही है कि यह जो धाम है यह भगवान शिव को समर्पित है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है जटाशंकर, शंकर यानी शिव। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। हमारी जो दूसरी खबर है वो ये है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एवं बफर क्षेत्र में इन दिनों बाघ, बाघिन व शावक आसानी से देखे जा सकते हैं। तो प्रश्न हमारा ये है कि पेंच टाइगर रिजर्व के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि गलत कथन का चुनाव करना है पेंच टाइगर रिजर्व के संबंध में। यह मध्य प्रदेश राज्य के मांडला और सिवनी जिले में स्थित है। हमारा दूसरा कथन है, यह सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी ढलानों में स्थित है। इसकी स्थिति के बारे में बात कर रहा है। तीसरा है कि पेंच नदी, एक नदी की बात कर रहा है, पेंच नदी इसके उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। हमारा जो चौथा कथन है, तोतला डोह बांध पेंच नदी के पास निर्मित है। ये 4 कथन दिए हुए हैं और इससे पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं मानचित्र के माध्यम से। अगर हम पेंच टाइगर रिजर्व की स्थिति की बात करते हैं तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित है और ये जो है यहाँ पर जो स्थिति है, अगर हम इसको मैप में देखते हैं तो यह छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के पास बीच में स्थित है। तो हमारा जो पहला कथन है मांडला और सिवनी, तो यह गलत हो जाता है क्योंकि मांडला नहीं बल्कि छिंदवाड़ा और सिवनी के बीच में स्थित है। तो यहीं से ही हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है क्योंकि गलत कथन के चुनाव करने की बात कर रहा है।
तो हमारा ये कथन जो है गलत है। लेकिन बाकी तीनों क्या है, इनको भी एक बार देख लेते हैं मानचित्रों के माध्यम से। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थिति की, तो सतपुड़ा श्रेणी ये रही और ये विंध्याचल श्रेणी रही। तो इसकी जो दक्षिणी ढलान है, यहीं पर छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट स्थित हैं, तो इसलिए यह जो है सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी ढलानों पर स्थित है। यह कथन सही है। ये सतपुड़ा पूरा रेंज रहा और ये धूपगढ़ी रही, ये महादेव रहा। इसके बाद नदी की बात कर रहा है कि पेंच नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ एक बांध की बात कही गई है, तोतला डैम बांध, तोतला डोह बांध। तो तोतला जो बांध है पेंच नदी पर ही स्थित है। इस तरह से ये जो कथन है ये तीनों बिल्कुल सही है। यह वाला कथन गलत है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली खबर है, अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में सीहोर जिले के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया। प्रश्न हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्वती नदी के संबंध में सही है। हमारा पहला कथन है, यह विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणियों से निकलकर टीकमगढ़ में प्रवेश करती है। हमारा दूसरा कथन है, यह विंध्याचल की पूर्वी श्रेणियों से निकलकर मुरैना में प्रवेश करती है। हमारा जो तीसरा कथन है, यह विंध्याचल की पश्चिमी श्रेणियों से निकलकर ग्वालियर में प्रवेश करती है। और हमारा जो चौथा कथन है वह यह है कि यह नदी सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर पालिया गांव के निकट बनास नदी में मिल जाती है। तो इन चारों कथनों को देखने के बाद हमें एक सही कथन को चुनना है। तो आइए इसको मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। अगर हम पार्वती नदी की स्थिति की बात करें या कहाँ से उद्गम होती है, मतलब इसका जो उद्गम क्षेत्र है, उद्गम एरिया है, कहाँ से निकलती है, तो पार्वती नदी जो है सीहोर डिस्ट्रिक्ट के सिद्दीकगंज जगह से निकलती है और यहाँ से ये उत्तर पूर्व में बहती हुई आगे बढ़ जाती है। सीहोरगढ़ की अगर हम स्थिति को देखते हैं राज्य में, तो सीहोर जो है ये लगभग इसके मध्य भाग में स्थित है। ये जो है सीहोर जिला रहा। इसके साथ ही अगर हम ये देखते हैं कि ये पश्चिमी श्रेणी से निकलती है या पूर्वी श्रेणी से, तो ये हमारी विंध्यन रेंज है और ये इसका जो है पूर्वी श्रेणी होगी और ये इसकी पश्चिमी श्रेणी। तो ये यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि पार्वती नदी यहाँ से है। तो यह बात सही हो जाती है कि यह पश्चिमी श्रेणी से निकलती है और यह बात गलत हो जाती है कि यह पूर्वी श्रेणी से निकलती है। तो इतना क्लियर हो गया कि यह पश्चिमी श्रेणी से निकलती है। और दूसरी चीज़, अगर हम इसके अपवाह क्षेत्र को देखते तो ये जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस लिहाज से जो हमारा विकल्प हुआ, यह पश्चिमी श्रेणियों से तो निकलती है, यह सही है, पूर्वी श्रेणियों से नहीं निकलती है, गलत है। अब ये हमें ये देखना है कि ये टीकमगढ़ में प्रवेश करती है कि ये ग्वालियर में, ये हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन ये जो चौथा विकल्प है कि यहाँ पे बनास नदी में मिल जाती है, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो दो कथन हमारे गलत हो गए। अब हमें दो देखने हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये रही पार्वती नदी और ये इसका जो है अपवाह क्षेत्र रहा। तो ये ग्वालियर में प्रवेश करती है, ग्वालियर, और फिर यहीं से ये मुरैना में आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारा जो ये कथन है कि टीकमगढ़ में प्रवेश करती है, यह भी गलत हो जाती है। तो इन चारों विकल्पों में से ये जो तीसरा वाला विकल्प है इसके संबंध में सही है। तो हमारा सही उत्तर सी होगा। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है, इस साल जून की शुरुआत गर्म रही। हालांकि पिछले साल इंदौर में 1 जून से ही प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो गई थी। ये इंदौर जिले में मानसून की बात कर रहा है। तो यहां से संबंधित क्या प्रश्न हो सकता है, इसको देखते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए हैं और इन पे विचार करने को कह रहा है। तो पहला कथन है, चंबल नदी यशवंत सागर झील से निकलती है। यशवंत सागर बांध चंबल नदी के पूर्व गंभीरा नदी पर है। तीसरा कथन है, नाखेरी बांध चोरल रिजर्वायर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे नाखेरी बांध की बात कर रहा है और चोरल रिजर्वायर के उसकी स्थिति के बारे में बात कर रहा है। पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। हमारा विकल्प है 1 है केवल 1, हमारा विकल्प 2 है केवल 2, हमारा विकल्प तीसरा जो है वो है कि 1 और 2 दोनों, और जो चौथा विकल्प है वो है कि 2 और 3 दोनों।
तो आइए इसको मानचित्रों के माध्यम से समझते हैं और देखते हैं कि इसका क्या सही उत्तर होना चाहिए। अगर हम चंबल नदी के उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं तो ये इंदौर जिले के महू इलाके से निकलती है। यहाँ पर एक पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी, जहाँ से इसका उद्गम होता है और यहाँ से ये उद्गम होते हुए इस तरह से बहती है, धार में प्रवेश कर जाती है, धार जिला में प्रवेश कर जाती है, फिर आगे ये बढ़ती हुई निकल जाती है। दूसरी चीज़, यशवंत सागर बांध की बात हो रही तो यशवंत सागर जो है ये यहाँ पे रहा इस नदी के पूर्व में और ये गंभीरा रिवर के ऊपर है। तो यहाँ से जिस कथनों की बात, जो कथन है यह चंबल नदी यशवंत सागर झील से निकलती है, यह कथन गलत हो जाता है। यशवंत सागर बांध चंबल नदी के पूर्व में गंभीरा नदी पर है, यह सही हो जाता है। तो तीसरे कथन को भी देख लेते हैं मानचित्रों के माध्यम से। तो ये रहा नाखेरी बांध और ये रहा चोरल रिजर्वायर। तो नाखेरी बांध के दक्षिण में है चोरल रिजर्वायर। तो यहां से ये जो कथन है कि नाखेरी बांध चोरल के दक्षिण में है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि चोरल रिजर्वायर नाखेरी के दक्षिण में है, ना कि नाखेरी बांध जो है चोरल रिजर्वायर के दक्षिण में। तो यहां से यह कथन भी गलत हो जाता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा मानचित्रों से और भी समझ लेते हैं इसके बारे में। जो ये चंबल नदी है उसका ये क्षेत्र दिखा रहा है कि किस तरह से बह रही है। ये जैसा कि मैंने बताया ये जाना पाव हिल से निकलती, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। तो ये एक मैप है और स्थानीय स्तर पर जो ये प्लेट्यू या पठार इसमें दिख रहे हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। हालांकि जब हम इसको बड़ा करके देखते हैं या बड़ा करके समझते हैं तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार इस तरह के आता है, लेकिन इन पठारों को स्थानीय क्षेत्र पर छोटे छोटे समूहों में बांट दिया गया, तो ये उनके नाम हैं। ये इस तरह से यहाँ से ये इंदौर से निकलती है, फिर ये धार उज्जैन होते हुए मंदसौर नीमच होते हुए ये इस तरह से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर आगे बढ़ती हुई ये आगरा के पास यमुना में मिल जाती है। जो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर ये है, सागर जिले में 83% बच्चे और 55% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से ग्रसित। यानी कि जो सागर जिला है वहां पर बच्चों और महिलाओं में जो भी एनीमिया की स्थिति हो रखी है उसके बारे में बात कर रहा है। एनीमिया जो है कि आयरन की कमी से होता है, आप सभी को पता है। तो प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसके जो कथन है उनको पहले देखते हैं। इसका क्षेत्र 3 जिलों यानी इसके फैलाव के, इसके विस्तार की बात कर रहा है। 3 जिलों सागर, दामोह तथा नरसिंहपुर तक विस्तृत है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। स्पॉटेड ग्रे क्रीपर यहां सबसे दुर्लभ पंछियों में से एक है। और जो चौथा कथन है दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो इन चारों कथनों में से हमें एक गलत कथन को चुनना है। आइए इनको मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। तो जैसा कि जो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी स्थिति को अगर हम ये देखते हैं तो ये 3 जिलों के बीच में दामोह, सागर और नरसिंहपुर यह 3 जिलों में विस्तृत है। तो इस तरह से हमारा जो पहला कथन है वह सही हो जाता है। दूसरा कथन हमारा ये है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो बिल्कुल सही है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य ही है। तो यह कथन भी सही है, यह कथन भी सही है। और स्पॉटेड ग्रे कीपर यहाँ सबसे दुर्लभ पंछियों में से एक है, यह कथन भी सही है। क्योंकि अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो यहाँ पर एक स्पॉटेड ग्रे कीपर है एक दुर्लभ पंछियों की एक प्रजाति है। अब हमारा बचता है चौथा कथन। तो हमें गलत कथन को ही चुनना है। तो जब हमने 3 को एलिमिनेट कर दिया तो जाहिर सी बात है कि हमारा चौथा जो है वह कथन ही गलत होगा। मतलब हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा। लेकिन फिर भी इसको एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। अगर हम इसकी स्थिति को देखते हैं तो ये नौरादेही से उत्तर पूर्व में स्थित है, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में सिंघोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सिंघोरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इस हिसाब से हमारा जो चौथा कथन है उत्तर पश्चिम में यह गलत है, क्योंकि यह इसकी स्थिति उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं।
हमारी जो अगली खबर है वो ये है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ शावक का छत विछत शव मिला। प्रश्न हमारा ये है कि दिए गए संरक्षित क्षेत्रों का मिलान कीजिए। हमारे सामने 4 संरक्षित क्षेत्र हैं और उनके सामने उनकी स्थिति को दिया गया है कि वो किन किन जिलों में स्थित है और इनका हमें सही मिलान करना है। तो हमारा जो पहला संरक्षित क्षेत्र है संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान, उसके सामने दिया हुआ है होशंगाबाद। दूसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उसके सामने दिया हुआ है सीधी। तीसरा है पन्ना टाइगर रिजर्व, उसके सामने दिया हुआ है उमरिया जिला। और जो चौथा है हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, उसके सामने दिया हुआ है छतरपुर पन्ना जी। ठीक है, तो इन सबके जो स्थिति है इनके आधार पर हमें इनका सही मिलान करना है और ये 4 विकल्प दिए। तो उत्तर देने से पहले हम इनको मानचित्रों पे देखते हैं कि इनकी स्थिति क्या है, ये किन किन जिलों में स्थित है। तो सबसे पहले संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो ये सराहा संजय टाइगर रिजर्व। जो संजय दुबरी उद्यान है ये संजय टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है और जैसा कि आप लोग मानचित्र से देख सकते हैं जो स्थिति है वह जिला है सीधी। तो यहाँ से हमारा जो इसकी स्थिति हो जाएगी संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान की, वो हो जाएगी सीधी। दूसरी है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अगर हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की स्थिति देखते हैं तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हमारा ये रहा, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है और ये जो जिला है वो है उमरिया। तो बांधवगढ़ की जो स्थिति हो जाएगी जिला उमरिया हो जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व, जैसा कि यहाँ पे नाम ही पन्ना दिया हुआ है तो कॉमन सी बात है कि इसकी स्थिति यहीं पे होगी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको मानचित्र पर देख करके कंफर्म कर लेते हैं। तो ये रहा पन्ना टाइगर रिजर्व, ये जो एरिया है छतरपुर का है और ये पन्ना है। तो बिल्कुल सही हो गया ये वाला हमारा कि पन्ना टाइगर रिजर्व छतरपुर और पन्ना में स्थित है। और सतपुड़ा रेंज रिजर्व की तो जाहिर सी बात है जो लास्ट बचा ये होशंगाबाद में ही होगा। इसको भी एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। ये रहा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की स्थिति, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये जिला होशंगाबाद है मध्य प्रदेश का। तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का दूसरा। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये तो इसके चांस तो नहीं बचते हैं बी वाले के और ना ही सी वाले के। तो ए या डी होगा। बी का अगर हम देखते हैं तो तीसरा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। पन्ना टाइगर रिजर्व छतरपुर पन्ना, सी का चौथा, तो सी का चौथा यहाँ पे ये कंफर्म हो गया। तो ये जो ए वाला है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। अगली खबर ये है कि प्रदेश के 7 जिलों में फैला चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की बात कर रहा है कि राज्य में जो 7 जिले हैं कौन कौन से हैं ये दिए हुए हैं। इन 7 जिलों में चिकन पॉक्स फैल गया है और प्रश्न ये है कि पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित जिलों का सही क्रम को चुनें। इन 7 जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर जो सही क्रम में व्यवस्थित हैं हमें उनको चुनना है। तो हमारा जो पहला विकल्प है उसमें ये दिया है नीमच, धार, खांडवा, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, छतरपुर। दूसरा है खांडवा, धार, नीमच, भोपाल, दतिया, छतरपुर एवं छिंदवाड़ा। तीसरा विकल्प है धार, नीमच, खांडवा, भोपाल, दतिया, छिंदवाड़ा, छतरपुर। और जो चौथा विकल्प है वो है नीमच, धार, खांडवा, भोपाल, दतिया, छिंदवाड़ा, छतरपुर। तो पश्चिम से पूर्व की ये बात कर रहा है। तो इसको एक बार मानचित्र पे देख लेते हैं। अगर हम मानचित्रों की बात करते हैं तो ये रहा सबसे पहले नीमच और फिर ये धार। तो लेकिन अगर हम इसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं और देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम इसको देखेंगे तो पश्चिम की तरफ जो सबसे पहले पड़ेगा वो पड़ेगा धार, दूसरा पड़ेगा नीमच, तीसरा पड़ेगा खांडवा, चौथा जिला भोपाल, पांचवा दतिया, छठवां छिंदवाड़ा और लास्ट में छतरपुर। तो ये स्थिति हो जाएगी। इसको हमने एक अलग से मैप पे दिखा दिया है। धार नंबर 1 पे, दूसरा हो जाएगा नीमच 3 पे, खांडवा 3 पर, 4 पे भोपाल, 5वें पर दतिया, 6वें पर छिंदवाड़ा और 7वें पर छतरपुर। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। धार से शुरू करते हैं तो धार में केवल यही वाला विकल्प है, धार, नीमच, खांडवा, भोपाल, दतिया, छिंदवाड़ा एवं छतरपुर। तो हमारा जो ये सी वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही क्रम में व्यवस्थित है पश्चिम से पूर्व की ओर। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है गुना जिला शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना का आयोजन किया। गुना जिले की बात खबर है ये। और प्रश्न क्या है इससे संबंधित ये देख सकते हैं। प्रदेश में काली मिट्टी बाहुल्य क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है जो ये खबर आई है, जो जिला है गुना वो ऐसी जगह पे स्थित है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। वह जो एरिया है काली मिट्टी का बाहुल्य क्षेत्र होगा। तो 4 इसमें विकल्प है। वो विकल्प है नर्मदा घाटी, दूसरा है बघेलखंड का पठार,
तीसरा है मालवा का पठार और चौथा है रीवा पन्ना का पठार। तो इन चारों में से हमें यह बताना है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो आइए इसको हम मानचित्रों के माध्यम से देखते हैं। अगर हम मानचित्रों के माध्यम से देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें ये वाला जो पोर्शन है, मध्य पश्चिमी जो भाग है, ये मालवा का पठार है। इसके नीचे विंध्याचल पर्वत श्रेणी आती है और इसके नीचे नर्मदा सोन घाटी आ जाती है। और इसके उत्तर पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड का पठार है जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है। और इसके भी थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं तो रीवा पन्ना का पठार हमें मिलता है। फिर इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो बघेलखंड का पठार बघेलखंड का पठार मिलता है। तो ये वाला जो एरिया है और यहीं से हमारी चंबल नदी निकली हुई है। तो ये जो मालवा का पठार है ये चंबल और नर्मदा नदी के बीच में है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे 28% ये पूरा का पूरा लगभग जो राज्य की अगर हम बात करें 28% लगभग होता है और इसी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और ये जो पूरा पठार है यह लावा पठार के नाम से भी जाना जाता है जो कि ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित है। और इस मिट्टी की खासियत यह है कि इसमें लोहा और चूना जो है अधिक मात्रा में मिलता है। लोहे की वजह से ही इसका रंग जो होता है काला हो जाता है। तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प है मालवा के पठार हो जाएगा। यहाँ पर काली मिट्टी की प्रचुरता मिलती है तो मालवा का जो पठार है वो काली मिट्टी बाहुल्य क्षेत्र है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है उससे पहले हम देखते हैं कि खबर क्या है। जिले में एलियन की तरह दिखने वाले एक विचित्र बच्चे का जन्म हुआ। कोई जिला है जहां पर एक एलियन की तरह दिखने वाले बच्चे का जन्म हुआ है। डॉक्टरों का यह कहना है कि जो इस तरह का बच्चा ये पैदा हुआ है इसको कोलेडियन बेबी कहते हैं और इसकी स्किन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। तो इससे संबंधित प्रश्न क्या है ये देखते हैं। धोलावाड़ बांध के संबंध में सही है। 4 कथन दिए हुए हैं धोलावाड़ से संबंधित और उनमें से एक सही जो भी विकल्प है हमें उसको चुनना है। यह मंदसौर जिले में स्थित है। इसे सरोज सरोवर बांध के रूप में भी जाना जाता है। यह माही बजाज सागर बांध के उत्तर में स्थित है। यह शहर के पूर्व में स्थित है। तो कुल मिलाकर के इसकी 3 जो कथन है ये लगभग इसकी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ एक है कि जो इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आइए पहले इसकी स्थिति को देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। ये रहा धोलावाड़ बांध और ये रहा रतलाम डिस्ट्रिक्ट और यहाँ से सीधे स्पष्ट है कि यह पूर्व में स्थित नहीं है बल्कि यह जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये मंदसौर में स्थित ना होकर के बल्कि रतलाम में स्थित है। तो यहाँ से ये वाला कथन गलत हो जाता है। दूसरा चौथा कथन भी गलत हो जाता है क्योंकि ये पूर्व में ना हो स्थित होकर के बल्कि पश्चिम में स्थित है। आगे देखते हैं। ये रहा माही बजाज सागर बांध और ये रहा धोलावाड़ा बांध। तो यहाँ से अगर हम इसकी स्थिति को देखते हैं तो कुछ इस तरह की स्थिति है और हमारा पूछा क्या गया है इसमें कि यह माही बजाज के सागर बांध के उत्तर में स्थित, उत्तर में ना स्थित होकर के बल्कि हम इसको दक्षिण में कह सकते हैं दक्षिण पूर्व में। तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाता है। तो कुल मिलाकर के एक कथन हमारे पास बचता है कि इसे सरोज सरोवर बांध के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। धोलावाड़ा बांध को सरोज सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है उससे संबंधित जो खबर है वो ये है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 26 तीर्थयात्रियों की मौत। ये बहुत ही दुखद समाचार है और उसी से संबंधित जोड़ करके प्रश्न बनाया गया है। प्रश्न ये है कि बुंदेलखंड पठार के संदर्भ में सही नहीं है। बुंदेलखंड पठार से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं और पूछना है कि कौन सा सही नहीं है। यह रीवा पन्ना पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। बेतवा, धसन और जामनेर इस क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदियां हैं। 3 नदियों के नाम दे रहा है, बेतवा, धसन और जामनेर। इस क्षेत्र में दतिया, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ आदि जिले शामिल हैं। कुछ जिलों की स्थिति के बारे में बात कर रहा है कि जो बुंदेलखंड का पठार है उसमें ये जिले शामिल हैं। और जो सबसे अंतिम कथन है वो ये है कि लाल एवं काली मिट्टी बाहुल्य क्षेत्र है। यानी कि जो बुंदेलखंड का पठार है वो ये कह रहा है इस कथन के अनुसार कि यह लाल एवं काली मिट्टी बाहुल्य क्षेत्र है। इसका जवाब हम नहीं देंगे, ये जवाब आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आप लोगों को अपनी तैयारी का आकलन हो सके
और आपको यह ज्ञात हो सके कि आपकी तैयारी अभी किस लेवल की है और जो आने वाली परीक्षा है उसमें अभी आपको कितनी धार देनी है, कितनी और मेहनत करनी है कि जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो सके। हमें उम्मीद है कि हमारा ये जो सेशन रहा आप सभी को पसंद आया होगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यह जो अंतिम प्रश्न है इसका जवाब जरूर दें, इससे आपको अपने आप को आकलित करने में सहायता मिलेगी। तो तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ।